Hello everyone. In this lecture we will study about roadmap to dynamic programming. ओके इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा और जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है इट्स अ एल्गोरिथम डिजाइनिंग टेक्निक। ओके जिसमें हम वो प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं जो कि रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं। फाइन। और इसके बाद हमने मेमोराइजेशन एंड बॉटम अप अप्रोच को भी जो है यूज करा प्रॉब्लम्स पर और सॉल्व करा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। ऑलराइट। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो क्यों आई है और ग्रीडी जो अप्रोच है उसके क्या क्या लिमिटेशंस थे। ऑलराइट। सो वी स्टार्ट विद इंडक्टिव डेफिनेशन। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम ले फिबोनाची सीरीज को हम कंसिडर करते हैं और हम यदि उसकी इंडक्टिव डेफिनेशन या रिकर्सिव डेफिनेशन हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से है। The series of Fibonacci is written like something 0, 1, 1, 2, 3, 5, something like this. तो यदि हम उसकी डेफिनेशन बनाते हैं रिकर्जन वाली तो इट्स रिटन लाइक दिस f of n minus 1 plus f of n minus 2 फॉर n ग्रेटर देन 1। ओके। यदि n 0 है तो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है और यदि n 1 है तो आपका रिजल्ट 1 आ रहा है। ओके तो ये दोनों जो है ये बेस डेफिनेशंस हो गई हैं और ये जो हो गई है अपार्ट फ्रॉम दीज टू बेस डेफिनेशन यदि n की वैल्यू बड़ी होती है तो फिर इस तरीके से आपको क्या करना है रिकर्जन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट। और इसका रिकर्सिव जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बनाया हुआ है फिब n। ये आपका जो है फिबोनाची फंक्शन है। यदि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 होता है तो वी आर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट एज 1। यानी कि आप ले रहे हो ये n 1 है, n 2 है, n 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं। ओके तो ये जो बता रहा है सीरीज आप कुछ इस तरीके से बना लिया आपने। ओके तो 1 2 3 4 ऐसा करके कर रहे हैं। तो यदि n 1 है 2 है तो रिजल्ट 1 है। ओके यहाँ 1 है और यदि बड़ा है तो आपका रिजल्ट जो है इस तरीके से कैलकुलेट होने वाला है। तो आपने क्या है फिबोनाची सीरीज डेवलप करना है। प्रॉब्लम ले ली आपने फिबोनाची की और कोई भी n इनपुट पर आप इस तरीके से उसकी सीरीज बनाएंगे रिकर्जन की हेल्प से। फाइन। तो एग्जैक्टली हम कर रहे हैं वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम पी। मान के चलिए आपको पी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उनको एडअप करके हम फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं। फाइन। तो लेट्स कंसिडर कि आप ये जाने कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या होती है। सोल्यूशन टू ओरिजिनल प्रॉब्लम्स कैन बी डिराइव बाय ऑब्टेनिंग द सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम। ओके तो आपके पास कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम मान लीजिए पी है और आप क्या करने वाले हैं सब प्रॉब्लम्स में ये ब्रेक होगी और उन सारे सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, बाद में उन्हें मर्ज कर देंगे। ओके कंबाइन कर देंगे एंड वी विल गेट अ रिजल्ट। फाइन। तो जैसा कि आपने फिबोनाची जो है अभी रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करा है उसमें क्या सब प्रॉब्लम्स हैं ये आप देखें। FIBN ये आपकी जो है इनिशियल फंक्शन है और इसी के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो इसे फिब n-1 फिब n-2 ये सब क्या है इसकी सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके और फिब n-3 n-4 अप टू फिब फिब 0। ओके ये भी क्या है सब प्रॉब्लम्स हैं किसकी फिबोनाची की फिब n की। ओके और इन सब को हम सॉल्व करके कंबाइन करके फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करने वाले हैं। ऑलराइट। तो जैसे कि आप एक बार यहां पर फिर से फंक्शन देख लीजिए ये आपका ये दोनों दीज टू आर द सब प्रॉब्लम्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नेक्स्ट वैल्यू आने वाली वो भी सब प्रॉब्लम होगी और इन सबको हमें कंबाइन कर क्या करना है रिजल्ट निकालना है। ठीक है तो ये जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ओके सो हम एक जो है प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं इंटरवल शेड्यूलिंग का। फाइन। लेट अस सपोज कि आपका कॉलेज है और उसमें एक स्पेशल वीडियो क्लासरूम है फॉर डिलीवरिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। फाइन। और जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो सब क्या करना चाह रहे हैं दे वांट टू बुक द क्लासरूम एंड स्लॉट फॉर एवरी टीचर आई विल स्टार्ट फ्रॉम SI एंड एंड्स विद FI। ओके तो आपके सामने प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक कॉलेज के अंदर क्लासरूम है जहां पर आप ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना चाह रहे हैं और कोई भी टीचर यदि अटेम्प्ट कर रहा है कि उसको लेक्चर लेना है वहां पर तो ये कह रहा है कोई भी टीचर आई
वो कह रहा है कि भाई मेरा जो क्लास है वो ऐसा ही इस टाइम पर चालू होगा और इस टाइम पर खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, स्लॉट्स की ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ओके, यानी एक टीचर ने बोला कि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लॉट है, यानी हम बोले कि टीचर सेइंग दैट मुझे 10 बजे से 11 बजे तक क्लास लेना है, दूसरा टीचर बोल रहा है मुझे 10:30 से 11:30 तक क्लास लेना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम की जो है ओवरलैपिंग हो रही है। सो द स्लॉट्स में ओवरलैप एंड सो नॉट ऑल द बुकिंग्स विल बी अलॉटेड। ओके, अब यदि आप इसको कंसीडर करके चल रहे हो तो ये वाले स्लॉट को तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, आप इसको दे ही नहीं सकते क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, विल चूज अ सबसेट ऑफ बुकिंग्स टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टीचर्स विल गेट टू यूज द रूम। ओके, तो हम क्या करेंगे, विल प्रिपेयर अ सबसेट। ओके, विल प्रिपेयर अ सबसेट। पहले तो हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, कि सारे जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जितने भी टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई हमें क्लास लेना है, उन सब की अपन जो है रिक्वेस्ट बना लेंगे, R1 R2 R3 अप टू RN जितनी भी आ रही हैं, और उसमें से हम वो देख लेंगे कि जो जो बुकिंग्स आपको मैक्सिमम टीचर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, वो रूम जहां पर स्लॉट्स जो हैं वो आपस में कंफ्लिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल देंगे कि ये जो आपका सबसेट बनेगा, नेक्स्ट वाला सबसेट जो बनेगा, मान लीजिए सबसेट ये जो आपका आएगा, ये आपको बोल दोगे कि ये रिजल्ट है। ओके, सो ये इस प्रकार से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू बी कंसिडर मोर। ओके, वो क्या है, अब इसको ये सब प्रॉब्लम्स की यदि बात करें तो ईच सबसेट ऑफ बुकिंग रिक्वेस्ट इज अ सब प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फिबोनाची के अंदर बोला कि आप प्रॉब्लम जो है फिब एन है उसको आप फिब n-1 n-2 n-3 n-4 अप टू फिब 0, ठीक है, वो सारी क्या है सब प्रॉब्लम्स। उसी तरीके से हर एक रिक्वेस्ट जो कि टीचर जनरेट करेगा वो सब क्या है सब प्रॉब्लम है। ओके, और ग्रीडी स्ट्रेटजी क्या बोलती है, विच इज पिक वन रिक्वेस्ट अमॉन्ग द स्टिल इन द कंटेंशन, यानी आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं, ओके, उसमें से कोई सी एक पिक कर लीजिए आप। ओके, और कोई भी रिक्वेस्ट जो कि उससे कंफ्लिक्ट कर रही है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कंफ्लिक्टिंग बुकिंग्स विद योर चॉइस, ठीक है, उसको हटा दिया, एंड सॉल्व द रिजल्टिंग सब प्रॉब्लम। और जो रिक्वेस्ट हमने पिक करी है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स हैं उसमें से फिर कोई रिक्वेस्ट पिक कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसकी कंफ्लिक्टिंग वाले को हटा देंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, सो ये मान के चलिए कि यदि आपके पास n बुकिंग्स हैं और 2 टू द पावर n सब प्रॉब्लम्स हैं, यदि ऐसे सिचुएशन बन रही है कि n बुकिंग्स पर 2 टू द पावर n सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ग्रीडी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है, ग्रीडी स्ट्रैटेजी बोल रही है इट विल लुक फॉर ओनली बिगो ऑफ n सब प्रॉब्लम्स। ओके, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्योंकि कंफ्लिक्टिंग वाले सब प्रॉब्लम्स को तो एलिमिनेट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उनको आने नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो उनको जब कंसिडर नहीं करा जाएगा तो जो ग्रीडी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ एन बुकिंग के हिसाब से एन सब प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेगी, बाकी सबको तो सॉल्व कर नहीं सकती। सो ईच लोकल चॉइस रूल्स आउट द लार्ज नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। लेकिन आपके पास कितनी सब प्रॉब्लम्स थी, 2 टू द पावर n सब प्रॉब्लम्स थी, और आपने सिर्फ n सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा और बाकी रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया। दैट मींस मोस्ट ऑफ द सब प्रॉब्लम्स हमारी जो है वो कंसिडर नहीं करी गई है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिकर्जन के अंदर आप एक बार फिर से देख लीजिए, रिकर्जन में यदि आप इसको ट्री बनाते हैं, मान के चलिए फिब ऑफ 5 हम ले रहे हैं, हम प्रीवियस लेक्चर डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी इसको काउंट कर चुके हैं, फिब 5 ले रहे हैं, यदि इसकी रिकरेंस ट्री बनाते हैं तो दिस इज फिब 4, दिस इज फिब 3, देन दिस इज फिब 3, दिस इज फिब 2, ये हो जाएगा फिब 2, दिस इज फिब 1। तो आप ये देखें यहां पर, और यहां आगे भी सॉल्व होगा ये, तो आप ये देखें कि यहां फिब 3 आ रहा है, यहां भी फिब 3 आ रहा है। ओके, दैट मीन्स हमारे पास जो है सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। ओके, और जो है यहाँ पर ग्रीडी में अब यहाँ भी फिब 2 आ रहा है, यहाँ भी फिब 2 आ रहा है। ओके, तो वी आर हैविंग अ रिपीटेशन ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि ग्रीडी अप्रोच रिजेक्ट कर देता है मोस्ट ऑफ द सब प्रॉब्लम्स को। और रिकर्जन में क्या हो रहा है, इन मेनी ऑफ द केसेस ऑफ द रिकर्जन जहाँ के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहां पर हम सारे कितने जो भी पार्ट्स हो, भाई वो रिपीट भी क्यों ना हो रहे हो, हम उनको कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। रिकर्जन में यदि फिबोनाची का एग्जांपल ले रहे हो तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द सब प्रॉब्लम्स, यू डू नॉट हैव टू रिजेक्ट एनी ऑफ द थिंग्स। बट इन केस ऑफ ग्रीडी यहां हम कह रहे हैं कि भाई जो कंफ्लिक्टिंग है उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो
हम क्या करते हैं, जो इंटरवल शेड्यूलिंग हमने पढ़ी है उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, वेट्स जोड़ देते हैं रिक्वेस्ट के साथ। ओके, व्हाट विल डू, विल टेक वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग। वहां क्या हो रहा है, हियर ईच रिक्वेस्ट इज असाइंड अ वेट, हर एक रिक्वेस्ट के साथ वेट जोड़ दो। वेट कुड बी अमाउंट ऑफ अ पर्सन विलिंग टू पे फॉर यूजिंग अ स्लॉट, यानी कोई अमाउंट टीचर पे कर रहा है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और वो प्रायोरिटी बेसिस पर है, तो हम जो है उसको वाला स्लॉट दे देंगे और रिमेनिंग को फिर रिजेक्ट कर देंगे, यानी वेट आपने उसके साथ जोड़ दिया है। नाउ एम इज टू मैक्सिमाइज द टोटल वेट ऑफ द बुकिंग सिलेक्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको मैक्सिमाइज करना है वेट को। हमारा एम ये हो गया कि भाई हम ऐसी बुकिंग सिलेक्ट कर लें, अलॉट कर दें रिक्वेस्ट के हिसाब से, जिनकी ऐसी रिक्वेस्ट जिनकी वेट बहुत ज्यादा है तो उन्हीं को अपन बुकिंग दे दें। ओके फाइन, ये हमारा एम हो गया है। नॉट द सेम, नॉट द सेम एज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ द बुकिंग्स। ओके, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम वेट बढ़ा दें। ठीक है, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर लें जिनके वेट ज्यादा है, तो हमारा जो नंबर ऑफ वेट्स टोटल हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। हम अब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ बुकिंग्स होती है। यदि कम नंबर ऑफ बुकिंग्स होगी तो भी चलेगा, लेकिन वेट सबका ज्यादा होता है टोटल वाला। ओके, यदि हम ग्रीडी स्ट्रेटेजी की बात करें फॉर अनवेटेड केस, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, विल सिलेक्ट द रिक्वेस्ट विद अर्लीस्ट फिनिश टाइम। यदि वेट नहीं लेकर चल रहे हैं और ग्रीडी स्ट्रेटर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम वो वाले रिक्वेस्ट ले लेते हैं जहां पर क्या हो रहा है कि जो जल्दी खत्म हो जाएगी आपका रिक्वेस्ट, और फिर हम दूसरी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, स्लॉट दे सकते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, बट दिस इज नॉट वैलिड एनी मोर, अब ये उसकी वैलिडिटी है नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि हम यदि वेट्स की बात कर रहे हैं तो हम तो उन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका वेट ज्यादा है, तो यहाँ पर फिनिश वाली टाइम की तो कोई बात ही नहीं रही है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अब किसके बिहाफ में आ रही है, वेट्स के हिसाब से आ रही है। इस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि जो जल्दी खत्म हो जाएगी, ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, मान लो कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ गई जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो वो तो जो है आपके पूरे स्लॉट्स को यूटिलाइज कर लेगा, और रिमेनिंग जो रिक्वेस्ट है उनके स्लॉट्स तो यूटिलाइज हो ही नहीं पाएंगे, वो ले ही नहीं पाएंगे। ओके, सो हम क्या करना चाह रहे हैं, वी विल सर्च for another greedy strategy that works और look for inductive solution that is obviously correct। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई दूसरे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो अब अगेन एक अप्रोच बनाते हैं, वो क्या है, लेट द ऑर्डर ऑफ बुकिंग्स इज द स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम जो है वो ऑर्डर ऑफ बुकिंग का हम मान के चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट विद B1, B1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, B1 बुकिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आइदर B1 इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट, सीधी सी बात है, यदि B1 ऑप्टिमल है या नहीं है। ओके, इंक्लूड B1 एंड रिजेक्ट द कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, यानी कि यदि B1 ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यदि B1 ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, और जो भी रिक्वेस्ट B1 से कंफ्लिक्ट कर रही है हम उन सबको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट मीन्स यदि आपके पास B1, B2, B3 इस तरीके की जो है रिक्वेस्ट हैं और B1 आपका ऑप्टिमल है, तो हमने क्या करा, B1 को सिलेक्ट कर लिया, और मान के चलिए थी B2 B1 के कंफ्लिक्ट में था, तो मैंने B2 को हटा दिया, और रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स कौन सी, B3 B4 अप टू जितनी भी हैं उन सबको मैं क्या करूंगा, कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, अब यदि हम B1 को एक्सक्लूड करते हैं, इफ यू आर एक्सक्लूडिंग B1, ओके, देन वी विल सॉल्व द सब प्रॉब्लम B2 टू BN। ओके, क्योंकि B1 अब हट गया तो B2 जो उसके कंफ्लिक्ट में था वो एंटर कर जाएगा, तो आपकी सब प्रॉब्लम कौन सी होंगी, B2 टू BN। नाउ वी कैन इवेल्युएट बोथ द ऑप्शंस एंड चूज द मैक्सिमम। ओके, एक ऑप्शन आपका ये था, एक ऑप्शन का आपका ये है, तो आप जो भी आप हैं उन दोनों को इवोल्यूट कर लीजिए, और जहां आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है वो हम जो है कंसिडर कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। सो द इंडक्टिव सोल्यूशन कंसिडर ऑल द ऑप्शंस। ओके, ये तो हमने जस्ट आपको बोला कि रिकर्जन में आपके सारे ऑप्शंस कंसिडर होंगे, भले वो रिपीट हो रहे हो, भले वो रिपीट ना हो रहे हो। ओके, सो फॉर ईच B1, for each BI, we just say BI, the best solution is having BI or it does not have। ओके, तो जो सोल्यूशन आपके सामने निकल के आने वाला है वो उसमें BI होगा या BI नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात है। देन व्हाट टू डू, सी if we are having for B1 we are explicitly checking, for B1 we are explicitly checking both the cases। ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं हम, यदि B2 B1 की कंफ्लिक्ट में है एंड इट विल बी कंसिडर्ड इन द सब प्रॉब्लम वेयर B1 इज नॉट चूजन, यानी कि B2 यदि B1 के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है तो हम B2 को B1 से रिजेक्ट करवा देंगे, हम B1 को रखेंगे। और यदि हम ये कह रहे हैं
where it will be considered in the sub problem where B1 is not chosen, यानी जहां पर B1 चूज नहीं किया जाएगा वहां हम B2 को क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। और यदि ऐसा है कि B2 is not in the conflict with the B1, it will be considered in the sub problems, in both the sub problems. Okay, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, यदि B2 B1 के साथ कंफ्लिक्ट में था तो आपने जहां पर B1 यूज हुआ वहां पर आपने B2 को बिल्कुल यूज नहीं करा, उसको किसी और सब प्रॉब्लम जहां पर B1 नहीं आएगा वहां डाल देंगे। ओके, एक तो ये हो गया। और यदि B2 B1 के साथ जो है कंफ्लिक्ट में नहीं है तो डेफिनेटली आप उसको इनिशियली जो सब प्रॉब्लम में जब B1 सॉल्व हो रहा होगा तो उसको रिमेनिंग सब प्रॉब्लम के अंदर पुटअप कर देंगे। ओके, तो आप जो है इस तरीके से किसी भी रिक्वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे सामने चैलेंज क्या आ गया, ओके, B1 B2 in conflict but both are compatible with B3 B4 and up to so on, यानी B1 B2 conflict में तो है लेकिन वो compatible है बाकी सारी रिक्वेस्ट के साथ, एडजस्ट हो सकते हैं वो। सो इफ वी चूज B1 एंड सब प्रॉब्लम B3 B4 Bn, यदि हम B1 को लेते हैं और बाकी सब प्रॉब्लम को लेते हैं, क्योंकि यदि B1 B2 कंफ्लिक्ट में है तो अपन दोनों को एक साथ ले नहीं सकते। यदि आप B1 को सिलेक्ट करते हो तो आपको कौन सी सब प्रॉब्लम लेकर चलनी पड़ेगी, आपको B3 B4 से लेकर अप टू Bn सब प्रॉब्लम्स को लेकर चलना पड़ेगा। नाउ इफ यू डिस्कार्ड B1, यदि B1 को हम हटा देते हैं तो सब प्रॉब्लम आपके पास क्या बचने वाली है, B2 B3 B4 अप टू Bn, ये सब प्रॉब्लम्स बचने वाली हैं। आप यदि B1 को हटा देते हो तो उसकी कंफ्लिक्टिंग वाली इंटर कर जाएगी, तो सब प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएगी, B2 टू Bn हो जाएगी। अगली स्टेज पर आइदर वी कैन चूज और आइदर वी कैन डिस्कार्ड B2, ठीक है। यदि हम B2 को चूज करते हैं, ओके, तो आपके पास जो है सब प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, B3 B4 अप टू रिमेनिंग हो जाएंगी। एंड इफ यू आर डिस्कार्डिंग B2 देन अगेन वी आर हैविंग अ सब प्रॉब्लम B3 B4 अप टू Bn, यानी कि आप ये देखिए कि हर एक स्टेज पर आपको जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो रिपीटेड मिलती चली जा रही हैं। ओके, आपने जब B1 B2 कॉन्फ्लिक्ट में था तब भी यही वाली सब प्रॉब्लम्स थी। आप लेके चले, जैसे आपने B1 को चूज करा तो वहां आपको ये वाली सब प्रॉब्लम मिल गई, आपने B1 को डिस्कार्ड करा ये वाली सब प्रॉब्लम मिल गई, जहां पर ये जो है वो ऊपर पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। फिर आप जब अगली स्टेज पर आए, आपने B2 को सिलेक्ट करा या डिस्कार्ड करा, जो भी करा आपने, आपको फिर ये वाली सब प्रॉब्लम मिल गई। यानी आप ये देखिए कि हर एक स्टेज पर ये जो सब प्रॉब्लम्स मिल रही है वो कॉमन मिल रही है। और यही चीज हमने फिबोनाची के अंदर देखी थी। आपने फिबोनाची के अंदर जो बनाया, यू आर हैविंग, आपने ट्री स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाली जो सब प्रॉब्लम्स आप देखें, फिब थ्री यहां भी मिल गया, फिब टू यहां भी मिल गया, फिब थ्री जब आगे जाएगा तो फिब वन के अंदर हो जाएगा, तो फिब टू यहां मिल गया, यहां भी मिल गया, यानी 3 बार फिबोनाची 2 मिल गया आपको। दैट मीन्स एक सब प्रॉब्लम 3 बार सॉल्व होने के लिए डिमांड कर रही है। यदि ऐसे सिचुएशन बनती है कि यदि कोई भी सब प्रॉब्लम आपको मल्टीपल टाइम्स जो है इवेल्युएट होने के लिए बोल रही है, तो that will be result into a wasteful computation। तो यदि हमें wasteful computation नहीं करना है तो, और ग्रीडी से भी जो है आपके सब प्रॉब्लम एलिमिनेट हो रही हैं। देखो क्या क्या आपको यहाँ पर आउटकम मिला, आपने ग्रीडी अप्रोच को पढ़ा, ग्रीडी में ये रिजल्ट निकल के आ रहा था कि भाई हम यदि n प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए तो 2 to the power n आपकी जो है n बुकिंग थी, 2 to the power n सब प्रॉब्लम्स थी, तो आप तो सिर्फ n को ही कंसिडर कर रहे थे। तो ग्रीडी में क्या हुआ कि आपकी मोस्ट ऑफ द सब प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने यदि एक दूसरी अप्रोच अपनाई इस तरीके से, यदि एलिमिनेट होने के बाद हम ये कह रहे हैं, यदि B1 B2 कॉन्फ्लिक्ट में थी, आपने बोला B1 को यदि कंसिडर कर रहे हैं, B2 को उस समय नहीं कर रहे हैं, रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं। और यदि आप B2 को जब कंसिडर करेंगे जहां पर B1 नहीं होगा और उसको दूसरी सब प्रॉब्लम्स के साथ मर्ज कर देंगे, ऐसा करके भी चल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि हर एक स्टेज पर रिपीटेशन मिल रहा है सब प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, ताकि ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं रिपीटेड हो रही हैं, ओके, तो इनको बार बार कंप्यूट करने से हमारा जो है टाइम ज्यादा हो रहा है। वेस्टफुल कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाह रहे कि एक्सपोनेंशियल टाइम पर पहुंचे, तो हम चाह रहे हैं कि यदि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यही हमारा जो आपका ग्रीडी की प्रॉब्लम और डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो है एवोल्यूशन हुआ, और दिस इज हाउ वी नीड टू solve problems, recursive problems with the help of a dynamic programming। और in the previous lecture we already studied about dynamic programming कि वहाँ recursion, memoization और bottom approach कैसे use करते हैं। Okay, so this is all for this lecture. Thanks for watching.